Hello students, welcome to my YouTube channel Interesting Physics Classes. I am Nuresh Sabah and I make videos about physics of class 11th and 12th. And if you want to learn physics in an interesting way, so please subscribe my channel, press the bell icon and watch the video till the end. That's all about my intro. Now let's start our first lecture. फर्स्ट लेक्चर वी आर टेकन फ्रॉम अ क्लास 11th. ओके, क्लास 11th के यूनिट नंबर 1 की हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एंड दिस यूनिट कंटेन्स 2 चैप्टर. पहला चैप्टर है आपका फिजिकल वर्ल्ड और दूसरा चैप्टर है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड बोथ द चैप्टर्स कंटेन 6 मार्क्स. एग्जामिनेशन में इन दोनों चैप्टर से आपसे कम 6 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. तो फिजिकल वर्ल्ड से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और यूनिट्स और मेजरमेंट से आपके 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. तो अगर हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस चैप्टर को देखते हैं तो दिस चैप्टर इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. बट अगर हम क्यूरियोसिटी के लेवल से अगर हम इस चैप्टर को देखते हैं तो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. ओके, यू कैन ऑल्सो सो दैट कि ये आपका वेलकम चैप्टर है. आप क्लास 11th में आ चुके हैं और ये चैप्टर वेलकम कर रहा है, इंट्रोड्यूस कराएगा आपको कि अपकमिंग ईयर्स में क्लास 11th और 12th में आप क्या पढ़ने वाले हैं और आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगाएगा कि भाई आप बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट आपने पकड़ लिया है और बहुत मज़े आने वाले हैं इन 2 सालों में पढ़ने में. तो बिना वक्त को गवाए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला लेक्चर. ओके, पहले लेक्चर आपके एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करेंगे और जितना भी होगा आपका एनसीईआरटी का सिलेबस हमें कंप्लीट करना है. तो एनसीईआरटी में जो पहला टॉपिक है वो आपका ये है कि व्हाट इज साइंस. साइंस क्या है? ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी किसी भी नेचुरल फिनोमिना के पीछे का रीज़न जानना ही साइंस है. लाइक कि मैं यहाँ खड़ी हूँ तो क्यों खड़ी, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट. अगर मेरे गले से आवाज़ निकल रही है तो क्यों निकल रही है, ये चांद तारे कैसे टिमटिमा रहे हैं, ये जो चांद है उसके फेजेस कैसे चेंज हो रहे हैं, दिन रात कैसे हो रहा है, रेनबो कैसे फॉर्म हो जाता है, या आसमान में कलर्स कैसे चेंज होते हैं, पत्तियों का कलर हरा क्यों. बहुत सारे नेचुरल फिनोमिनाज हैं ऐसे जिनके पीछे का आपको रीज़न पता चल जाता है अगर आप साइंस पढ़ते हैं. तो साइंस क्या है? इट इज़ अ नॉलेज. ओके, it is a knowledge which humans have gained through observations and experiment and organized systematically. Is that clear? It is a knowledge. आपको क्या करना है कि किसी भी नेचुरल फिनोमिना को देखना है और उस फिनोमिना को एक सिस्टमैटिक वे में लगाना है और उसके पीछे का आंसर पता करना है. यही साइंस है. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलिए मैंने कोई नेचुरल फिनोमिना देख लिया है, हाउ टू अप्लाई दैट फिनोमिना साइंटिफिकली मैं कैसे करूं. तो इसका भी एक मेथड है. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक में वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड हाउ टू अप्लाई अ साइंटिफिक मेथड. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक दैट इज़ अ साइंटिफिक मेथड. अब आप लोगों के दिमाग में जैसा कि अब कौन गया कि हम नेचुरल फिनोमिना पे साइंस किस तरीके से अप्लाई करेंगे. तो वी हैव 6 इंटरकनेक्टेड स्टेप्स. ये 6 स्टेप्स हैं. अगर आप किसी भी फिनोमिना पर इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इनका पालन करना पड़ेगा. हर एक साइंटिस्ट इन्हीं का पालन करते हैं और तब वो देखते हैं कि उनकी थ्योरी वेरीफाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है. ओके, तो देखिए पहले सबसे पहला काम क्या है? ऑब्जर्वेशन का. हम लोग सब क्या करते हैं, एक साइंटिस्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं. वी आर टेकिंग अ ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन की हम लोग बात करते हैं. ओके, और सर आइजैक न्यूटन का इन्वेंशन क्या था ये सब आपको पता है. आप छोटी क्लासेस से लेके बड़ी क्लासेस तक आप इस पर पढ़ने वाले हैं. ओके, सर आइजैक न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया था? वो किसी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उस पेड़ से सेब टूट के नीचे गिरा. तो ये क्या था? उनका ऑब्जर्वेशन था. उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया कि ये जो सेब है ये नीचे कैसे गिर गया. तो ये क्या था? उनका ऑब्जर्वेशन था. यही ऑब्जर्वेशन आप करेंगे किसी भी फिनोमिना में कि आपने किसी एक चीज़ को देख लिया. उसके बाद क्या किया उन्होंने? सेकंड स्टेप उठाया एंड दिस इज़ अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट. इसमें क्या करा था कि उन्होंने कहा कि जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है क्या वाकई में ऐसा होता है. फिर वो अपनी लैब में या अपने घर पर जहाँ कहीं भी आए होंगे उन्होंने वहाँ पे आके उस एक्सपेरिमेंट को बाबा करके देखा. उन्होंने कई सारी चीज़ों को ऊपर फेंका तो वो नीचे ही आके गिर रही थी. तो उन्होंने कहा या एग्जैक्टली ये एक्सपेरिमेंट तो कंट्रोल्ड है कि कोई भी चीज़ जो ऊपर है वो नीचे आके गिरनी है. अब उनको पता करना था कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट. अब मुझे उसका रीज़न पता करना है कि वो नीचे ही क्यों आके गिर रही है भाई.
फिर उनके दिमाग में और भी क्वेश्चन आ रहे थे कि ऊपर तो चांद तारे भी हैं, आसमान भी, वो क्यों नहीं नीचे आके गिर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में आ गए। तब उन्होंने थर्ड स्टेप उठाया। ये थर्ड स्टेप क्या था? दैट इज अ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। बहुत ही बेस्ट स्टेप था उनके एक्सपेरिमेंट का। उन्होंने क्या करा कि अपना ये जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे, उन्होंने क्वालिटेटिव मतलब पिछले भी डाटा सारे कलेक्ट करे कि ये जो वो चीज़ सोच रहे हैं उस पर और किस किस ने काम किया है। तो पिछले डाटा कलेक्ट करें और उसके अलावा अपने डेटा उसके अंदर रखे। फिर थ्योरेटिकल उन्होंने बताया कि हाँ थ्योरी इसमें क्या क्या हो सकती है। उन्होंने अपने लॉज दिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, आपको सभी को पता होगा। एंड देन क्वांटिटेटिव रीजनिंग कि किस किस तरीके से मैं इनकी कैलकुलेशन कर सकूं। ओके, तो उन्होंने ये 3-4 अपने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया कि कोई ना कोई तो फोर्स है जो कि चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है। ओके, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है r, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो मेजरमेंट वो कर सकते हैं। एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में उन्होंने बता दिया। अब ये जब चीज़ें उनके पास कलेक्ट हो गई, उनके पास क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग आ गई, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने मैथमेटिकल मॉडलिंग कर दी। ओके, उन्होंने एक फार्मूला जनरेट किया एंड दिस फार्मूला इज F=g m1m2/r²। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस, ये फॉर्मूला किस नाम से जाना जाता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर? फिर क्या हुआ? जब उन्होंने अपने लॉज की मैथमेटिकल मॉडलिंग कर दी, तो उसके बाद उन्होंने थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन किया। उन्होंने बताया कि भविष्य में उनका ये जो लॉ है वो कितना काम आने वाला है। ये छोटा सा लॉ था, उससे क्या हुआ? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पूरा यूनिवर्स इस लॉ पर चल रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर? फिर लास्ट था उनका वेरिफिकेशन। उन्होंने वेरीफाई किया, सारी चीज़ों को दोबारा से पढ़ा और वेरीफाई करा कि यस मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप इसको साइंस में पढ़ाइए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। लेकिन अगर ऐसा हो जाता, कैसा हो जाता कि ये वाली जो चीज़ें उन्होंने अप्लाई करी वो वेरीफाई नहीं होती, तो वो किस में आ जाती? फॉल्सिफिकेशन में। फिर क्या करते? फिर आपको उस फिनोमेना को दोबारा से पढ़ना पड़ता, दोबारा से देखना पड़ता कि आपने पीछे कौन सी गलतियां करी हैं, उन गलतियों को रिमूव करके सही तरीके से उनको लगाना पड़ता। दिस इज अ साइंटिफिक मेथड दैट यू हैड टू अप्लाई एनी नेचुरल फिनोमेना। ओके, अब साइंटिफिक मेथड के बाद अब आपके दिमाग में क्वेश्चन कौन होगा कि मैम जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि हर एक नेचुरल फिनोमेना का हमें आंसर मिल चुका है। आपने 9th में 10th में आप साइंस पढ़कर आए हैं तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये रेनबो क्यों फॉर्म हो रहा है, ये प्लैनेट्स कैसे रिवोल्यूशन कर रहे हैं, ये सारे साइंटिस्ट हमको बता के चले गए हैं। तो अब हम किस पे स्टडी करें? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब है आपके लिए कि साइंस जो है ना वो एक एवर डायनामिक सब्जेक्ट है। ओके, अगर मैं साइंटिफिक थ्योरी की बात करूं कि पिछली बार जो साइंटिस्ट अपना जो कुछ भी अपना डेटा दे के गए हैं, अपनी थ्योरीज बता के गई हैं, तो क्या वो थ्योरीज फाइनल है? नो, वो थ्योरी फाइनल्स नहीं है। आगे उनमें और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अगर सर आइजैक न्यूटन अपनी थ्योरी दे के गए हैं और अगर आप में से कोई आइजैक न्यूटन निकल के आता है तो वो उनकी भी थ्योरी को चेंज कर सकता है। ओके, तो साइंटिफिक थ्योरी क्या है? नथिंग। साइंटिफिक थ्योरी कुछ भी नहीं है। साइंस इज एन एवर डायनामिक सब्जेक्ट। Okay, there is no final theory and there is no unquestioned authority amongst the scientists. क्लियर? एक कोई भी थ्योरी एक अप्रूव थ्योरी है ही नहीं। हर थ्योरी के पीछे सवाल खड़े हुए हैं और जब तक उन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते हैं तब तक साइंटिफिक थ्योरी चलती ही रहेगी। यू कैन टेक द एग्जाम्पल्स, आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी का। पुराने ज़माने में क्या था कि पुराने ज़माने में लोग ये समझते थे कि अर्थ जो है ना वो सेंटर में सिचुएटेड है और सन और बाकी प्लैनेट्स अर्थ के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये एक जियोसेंट्रिक थ्योरी थी। आगे फिर कोई एक साहब आए, उन्होंने बताया कि ये जो साहब थे वो गलत बोल रहे हैं। बताइए कि साहब जो बोल रहे थे वो गलत बोल रहे थे, उसके बावजूद भी लोगों ने उनकी बातों को बिलीव किया। फिर ये वाले साहब निकल कर आए, उन्होंने बोला कि ये जो साहब गलत बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है और मैं आपको एक थ्योरी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। दैट थ्योरी इज नोन एज अ हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। अब इस थ्योरी में उन्होंने क्या बता दिया? उन्होंने कहा कि भाई जो सन है वो सेंटर में सिचुएटेड है और जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। अब ये बता के चले गए
अब उनकी बातों पे सबने भरोसा कर लिया। फिर उसमें से एक और क्यूरियसिटिव साइंटिस्ट उसमें से निकले, ही इज केपलर। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि भाई ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, मैं आपको नए लॉज बताता हूँ। दीज आर द केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। और इसमें उन्होंने बताया कि सन जो है वो एक पर्टिकुलर फोकाई में सिचुएटेड है और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसके बाद भी इन फ्यूचर कोई ना कोई निकल कर आएंगे, आप में से कोई ना कोई निकल कर आएंगे और वो इनकी थ्योरी को भी चैलेंज करेंगे। तो बहुत सारा वाइड रेंज है आपको स्टडी करने के लिए। यू कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन। फर्स्ट वन इज द कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने दी थी ये थ्योरी। उन्होंने क्या बताया था इस थ्योरी में कि लाइट क्या है? पार्टिकल है। ओके फिर आगे क्या हुआ, आगे फिर से दूसरे साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या दिया, उन्होंने बोली हाइजेंस वेव थ्योरी के बारे में। उन्होंने कहा भाई ये वाले साहब गलत बोल रहे हैं, मैं सही बोल रहा हूँ कि जो लाइट है ना वो पार्टिकल नहीं है, लाइट क्या है? एक वेव है। फिर आगे और स्टडी हुई तो अब जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं वो कौन सी थ्योरी है? दिस इज द ड्यूअल थ्योरी ऑफ लाइट। ओके इस थ्योरी में क्या बताया गया कि लाइट पार्टिकल भी है एज वेल एज वेव भी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जब है, अब क्या हुआ, अब इस पर भी स्टडी चल रही है। क्या हो रहा है कि अब इस पर भी चल रहा है कि भाई ये जो है इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है और अब आगे कोई भी नई थ्योरी जनरेट हो सकती है। तो आपके पास बहुत बड़ा वाइड स्कोप है कि आप जहाँ चाहें वहाँ जाके अपना क्यूरियसिटिव माइंड लगा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ऐसा मैंने आपको बोला था कि एक वेलकम चैप्टर है। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि मैम ये हाइजेंस वेव थ्योरी क्या होगी, ड्यूअल थ्योरी ऑफ लाइट क्या है। तो अपकमिंग चैप्टर्स में आप इनको पढ़ने वाले हैं। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपको साइंस के बारे में पता चल चुका, हाउ टू अप्लाई द साइंटिफिक मेथड इन एनी नेचुरल फिनोमिना एंड व्हाट इज द साइंटिफिक थ्योरी। ओके अब नेक्स्ट जो आपके दिमाग में आ रहा है वो ये है कि मैम साइंस इज़ अ वेरी वाइड सब्जेक्ट। एग्जैक्टली बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये और इसका इतना वाइड एरिया है कि अगर हम इसका एंड करना चाहेंगे ना तो इसका एंड नहीं है। पूरे होल यूनिवर्स के अगर सवालों के जवाब आपको चाहिए तो आपको क्या पढ़ना है? साइंस पढ़ना है। बहुत सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब मिलना बाकी हैं। ओके तो साइंस के इस वाइड एरिया को देखते हुए साइंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला पार्ट क्या था आपका? फिजिकल साइंस। जो लोग नॉन लिविंग थिंग्स में स्टडी करना पसंद करते थे उन्होंने फिजिकल साइंस को सिलेक्ट करा और जो चाहते थे कि लिविंग थिंग्स की स्टडी करें तो उन्होंने बायोलॉजिकल साइंस को सिलेक्ट करा। अब फिजिकल साइंस के भी बहुत सारे सब पार्ट्स थे, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा, बहुत सारे इसके सब पार्ट्स थे। फिजिक्स में क्या रहा कि जो लोग नेचर के बारे में जानना चाहते थे, नेचर की स्टडी करना चाहते थे तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो फिजिक्स पढ़ना पसंद करेंगे, तो उन्होंने फिजिक्स को सिलेक्ट कर लिया। कुछ एक लोग ऐसे थे जो कि मैटर की स्टडी करना चाहते थे तो उनको समझ में आया कि भाई हम केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों को चांद सितारों में, प्लैनेट्स के बारे में जानने में, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट चुन लिया। तो ये वो लोग थे जिनको नॉन लिविंग थिंग से मोहब्बत थी। दूसरे में क्या हुआ, बायोलॉजिकल साइंस में वाले जिनको लिविंग थिंग्स के बारे में जानना था। एक साहब थे जिनको ह्यूमन बींग्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में स्टडी करनी थी तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सब्जेक्ट अपना सिलेक्ट करा ज़ूलॉजी। दूसरे जो साहब थे उनको पेड़ पौधों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था तो उन्होंने बॉटनी सिलेक्ट कर लिया। एक जो थे उनको ऑर्निथोलॉजी, लाइक बर्ड्स में ज़्यादा दिलचस्पी थी कि मैं बर्ड्स के बारे में जानूं तो उन्होंने क्या सिलेक्ट करा, ऑर्निथोलॉजी सिलेक्ट कर दिया। इस तरीके से आपके इंटरेस्ट को देखते हुए साइंस को पार्ट्स में डिवाइड करा गया और पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद भी उसको सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और इंटरेस्ट आपका जिसमें था आपने वही पढ़ा और पढ़ने के बाद आप जिस फील्ड में जाना चाहते थे आप उसी फील्ड में चले गए। तो इस क्लास में हमारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है? एग्जैक्टली हमारा जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है इस क्लास में वो है फिजिक्स। आने वाले 11th क्लास के लेक्चर्स में और 12th क्लास के लेक्चर में हम सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है अगर हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे? तो फिजिक्स में स्टडी करने वाले हैं हम लोग नेचर की।
इज इट क्लियर? नेचर के बारे में, किसी भी नेचुरल फिनोमेना के बारे में जानना ही क्या है? फिजिक्स है. सो यू कैन राइट द डेफिनेशन. इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature and natural phenomena. That's all about the physics. I hope you understand. अब जो फिजिक्स है उस फिजिक्स के भी दो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल थ्रस्ट है जिस पर आपकी पूरी फिजिक्स बेस्ड है. जब आप 11th और 12th जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिजिक्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट थ्रस्ट हैं. वो कौन कौन से हैं? पूरी फिजिक्स उसी पर बेस्ड है. ओके, तो कौन कौन से हैं वो अब हम लोग ये जानेंगे. इज इट क्लियर? उतार लीजिए आप इसको जी. ओके, तो हमारा जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है? फिजिक्स है. अब फिजिक्स को पढ़ने के दो तरीके होते हैं. पहला होता है यूनिफाइड फिजिक्स और दूसरा होता है रिड्यूस्ड फिजिक्स. नेचर की स्टडी करने के यही दो तरीके हैं. तो जो आपका यूनिफाइड फिजिक्स है वो आता है आपका यूनिफिकेशन में. व्हाट इज द यूनिफिकेशन? इट इज अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमिना थ्रू फ्यू लॉज. आपको सिर्फ कुछ एक लॉज दे रखे हैं और उन लॉज की हेल्प से आप बहुत सारे फिनोमिनास के आंसर ढूंढ लें. तो ये क्या है आपका यूनिफिकेशन, यूनिफाइड कर देना. इज दैट क्लियर? यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सिर्फ एक लॉ है. ओके, अब उनसे क्या क्या पता कर दिया. सबसे पहले तो ये आपका जो फॉल ऑफ एन एप्पल टू द ग्राउंड ये पता चल गया था. फिर उसके बाद यूनिवर्स में आप निकल जाइए तो मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड द प्लैनेट्स, कि जितने भी हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ऐसा हो रहा है. तो ये क्या है आपका यूनिफिकेशन है. यू कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन. नया नया आया है, अभी आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते. जब आप 12th क्लास में आएंगे तब आप इसके बारे में पढ़ेंगे. दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस इज अ वेलकम चैप्टर. ओके, तो मैक्सवेल इक्वेशंस जो है वो पूरा का पूरा क्या बताती हैं आपको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बताएंगी. इन मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशन है उस पर पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेस्ड है. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो ये क्या है आपका? यूनिफिकेशन है. और दूसरा पार्ट क्या है? रिडक्शनिज्म, मीन्स रिड्यूस्ड कर देना. किस तरीके से? रिडक्शनिज्म मीन्स टू स्टडी अ लार्ज सिस्टम बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपलर पार्ट्स. ओके, आपको किसी लार्ज सिस्टम की स्टडी करनी है और एक बहुत बड़ा सिस्टम आपके सामने रखा हुआ है, तब आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में जान लूँ. तो आपको क्या करोगे? आप उसके छोटे छोटे पार्ट्स की स्टडी करोगे और उसके छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में जान के आप पूरे उस सिस्टम की जानकारी हासिल कर सकते हैं. ये बहुत अच्छा पार्ट है. ओके, लाइक इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द एटम, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप एटम के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको क्या है? पहले इलेक्ट्रॉन की स्टडी करनी पड़ेगी, फिर प्रोटॉन के बारे में पता करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन के बारे में पता करना पड़ेगा और उस एटम में कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं. जब इन 4 चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा तो आप एटम के बारे में भी जान चुके होंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड. सिमिलरली आप थर्मोडायनेमिक्स में आ जाइए. थर्मोडायनेमिक्स में पहले आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है. ये सारी चीज़ें जब आपको पता चल जाएंगी तब आप थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पता कर सकते हैं. तो ये फिजिक्स पढ़ने के दो तरीके हैं. यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म आप होल सिलेबस में पढ़ने वाले हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास. आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है. ये मेरा पहला वीडियो है. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट्स दें. थैंक यू सो मच.